डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे पुनः संवाद करूंगा अव्यय प्रकरण में। अव्यय प्रकरण के संवाद सत्र में विद्यार्थी मित्रों पिछले संवाद सत्र में हम अव्यय के बारे में जान रहे थे। अव्यय के विषय में हमने सीखा था कि जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस पद को, उस शब्द को अव्यय कहते हैं। और अव्यय के अंतर्गत हम उपसर्ग अव्यय का अध्ययन कर रहे थे। तो संस्कृत में उपसर्ग अव्यय वे शब्दांश होते हैं जो मुख्य रूप से किसी क्रिया या संज्ञा के साथ जुड़कर उसके अर्थ विशेष में, अर्थ में विशेष परिवर्तन, उसके अर्थ विशेष में एक प्रकार का परिवर्तन करने का जो कार्य जो शब्द करते हैं, जो पद करते हैं, उनको उपसर्ग अव्यय कहा जाता है। और वैसे भी हम ये जानते हैं कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द या शब्दांश के पूर्व में यानी कि उसके पहले जुड़ते हैं। प्रत्यय जो है वो शब्द या शब्दांश के बाद में जुड़ते हैं और उपसर्ग जो है वह किसी भी शब्द या शब्दांश के पूर्व में यानी कि उसके पहले जुड़ने का कार्य करते हैं उपसर्ग। और उपसर्ग अव्यय मतलब वे शब्दांश होते हैं जो मुख्य रूप से किसी क्रिया या संज्ञा, संज्ञा अर्थात नाउन के साथ या क्रिया अर्थात वर्ब के साथ जुड़ते हैं संस्कृत में, और उसमें उसके अर्थ में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन करते हैं या उसके अर्थ में विस्तार लाते हैं, उसके अर्थ को फैलाने का काम करते हैं, विस्तृत करने का कार्य करते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उस शब्द का अर्थ या भाव बदलने का कार्य करते हैं। उस शब्द के अर्थ को अथवा उसके भाव को बदलने का कार्य उपसर्ग करते हैं। और उपसर्गों का उपयोग और अर्थ यह हम जानेंगे। तो उपसर्गों का उपयोग मुख्य रूप से किसी क्रिया के अर्थ में बदलाव या विस्तार करने के लिए किया जाता है, या तो किसी क्रिया जो होती है या जो कोई भी संज्ञा होती है उसके अर्थ में बदलाव करने के लिए या विस्तार करने के लिए उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हर उपसर्ग का अपना विशिष्ट अर्थ होता है, अर्थात हर एक उपसर्ग का अपना एक अर्थ होता है जो उस शब्द के साथ मिलकर एक नए शब्द का, एक नए पद का निर्माण करने का कार्य करते हैं। फिर हम देखते हैं अव्यय प्रकरण के अंतर्गत जो उपसर्ग अव्यय है तो प्रति है। तो प्रति वापस जाने के अर्थ में या विरोध के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण प्रतिगच्छति, गच्छति क्रिया है, इसमें प्रति उपसर्ग लगा है और पद बना है प्रतिगच्छत यानी कि वापस जाता है। यहाँ प्रति उपसर्ग से क्रिया गच्छति का अर्थ बदलकर वापस जाना हो जाता है। जो क्रिया है गच्छति है इसका अर्थ होता है जाता है या जाने के अर्थ में है, प्रति लग जाता है तो वापस जाने के अर्थ में, यानी कि इसके अर्थ में जो परिवर्तन का कार्य है वह यहाँ पर उपसर्ग अव्यय प्रति के माध्यम से हो रहा है। आ जो उपसर्ग है इसका प्रयोग निकट या पास आने के अर्थ में किया जाता है। उदाहरण आगच्छति। तो जो आगच्छति है ये गच्छति क्रिया में आ, दीर्घ आ शब्द लगा है, उपसर्ग है, तो आगच्छति का अर्थ हो जाता है आता है, प्रतिगच्छति का अर्थ हो जाता है वापस जाता है। फिर हम इसी प्रकार देखते हैं अपने इस उपसर्ग जो हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग अव्यय के संदर्भ में। तो यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हमने देखा क्यों होता है, उपसर्ग के अर्थ को हमने जाना और उपसर्ग अव्यय में प्रति का हमने उदाहरण देखा, और आ जो कि गच्छति शब्द के गच्छति क्रिया के साथ लगता है और उसमें परिवर्तन करता है। फिर आ उपसर्ग जो निकट या पास आने के अर्थ में है, आगच्छति आता है। आ उपसर्ग से हम देखते हैं क्रिया गच्छति का जो अर्थ है वह आना या पास आना हो जाता है। प्रति के साथ जब गच्छति क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो प्रतिगच्छति वापस जाने के अर्थ में हो जाता है। फिर अभि उपसर्ग है, उदाहरण अभिजानाति। अभिजानाति का अर्थ है
भली प्रकार जानता है या अच्छी तरीके से अच्छी प्रकार से जानता है। तो अभी उपसर्ग से क्रिया जानाति का जो अर्थ है वह और अधिक विस्तारपूर्ण हो जाता है। अभी उपसर्ग के प्रयोग के बाद जानाति क्रिया का जो अर्थ है वह और विस्तार को प्राप्त करता है और अधिक विस्तार पाता है, विस्तृत रूप में फैलने का कार्य करता है। अभी जानाति यह भी भली प्रकार जानने के अर्थ में अभी उपसर्ग है, जानाति क्रिया है और ये एक प्रकार से उपसर्ग अव्यय के रूप में अभी का यहाँ पर प्रयोग किया गया। फिर उप उपसर्ग है और इसका उपसर्ग अव्यय के रूप में कैसे प्रयोग होता है, तो उप जो है वह निकट या समीप के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो और देखते हैं जब हम उदाहरण, उप विशति, विशति मतलब बैठने के अर्थ में है, उप विशति यानी कि पास में बैठता है। यहाँ उप उपसर्ग से क्रिया विशति का जो अर्थ है वह निकट बैठना या पास बैठना बन जाता है। फिर अधि जो है यह भी एक प्रकार का उपसर्ग है और इसका प्रयोग भी उपसर्ग अव्यय के अंतर्गत किया जाता है। अधि का अर्थ होता है ऊपरी, मतलब ऊपरी भाग में या अधिकार में। उदाहरण अधिगच्छति, ये गच्छति क्रिया है, इसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ, उपसर्ग अव्यय के रूप में अधिगच्छति है पद बनता है। अधिगच्छति का अर्थ हुआ अधिकार प्राप्त करता है, अपने अधिकार को कोई प्राप्त करता है। अधि उपसर्ग से क्रिया गच्छति का जो अर्थ है वह अधिकार प्राप्त करना ऐसा बन जाता है, अधिकार प्राप्त करना होता है इसका अर्थ, जब अधि उपसर्ग का प्रयोग गच्छति क्रिया के साथ किया जाता है। फिर अधि उपसर्ग के साथ हम देखते हैं गच्छति क्रिया का प्रयोग हुआ। उप जो उपसर्ग है उसके साथ विशति क्रिया ये लगती है और यहाँ पर उपविशति यह पद बना। अधिगच्छति ये पद है, इसके पूर्व में हमने आगच्छति, प्रतिगच्छति, ऐसे इन हमने शब्दों का देखा है। उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, इसमें गच्छति क्रिया का प्रयोग हुआ, उप में विशति क्रिया का प्रयोग हुआ। फिर वि उपसर्ग है, वि उपसर्ग का भी प्रयोग उपसर्ग अव्यय के रूप में किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं वि का जो अर्थ है वह विपरीत या अलग अलग या विस्तार के अर्थ में होता है। उदाहरण विकसति यानी कि विकसित होता है। वि उपसर्ग से जो क्रिया कसति का अर्थ फूलना या विकसित होना बन जाता है। जैसे किसी फूल के बारे में कहते हैं कि पुष्प विकसित हो रहे हैं, तो उसके अर्थ में यहाँ पर हम देखते हैं ये कसति क्रिया है। कसति का जो अर्थ है फूलना या विकसित होना बन जाता है। यहाँ पर वि उपसर्ग का प्रयोग हुआ, कसति यह एक क्रिया है। और फिर निस उपसर्ग है, तो निस उपसर्ग का भी प्रयोग जो है वह उपसर्ग अव्यय के अंतर्गत होता है। जिसमें हम देखते हैं निस का अर्थ है बाहर या दूर। उदाहरण के रूप में एक वाक्य है निस्सरति, जिसमें हम देखते हैं कि उसका अर्थ है बाहर निकलता है। निस उपसर्ग से क्रिया सरति का जो अर्थ है वह बाहर निकलना हो जाता है। निस उपसर्ग का जब प्रयोग किया जाता है निस्सरति, ऐसा एक शब्द बनता है और उसका अर्थ हो जाता है बाहर निकलता है। और इसके साथ हम देखते हैं जो सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, इसका भी प्रयोग होता है इसमें उपसर्ग अव्यय के रूप में। और उपसर्ग अव्यय के रूप में जब सम का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर सम का अर्थ होता है साथ या संयुक्त। उदाहरण के रूप में संगच्छति यानी कि साथ में जाता है। सम उपसर्ग से क्रिया गच्छति का जो अर्थ है वह साथ जाना हो जाता है। एक ऐसे ही मंत्र आता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। इसका भी यही अर्थ होता है हम साथ चलें, साथ जाएं, साथ भोजन करें। उसका एक विस्तृत मंत्र है और उसका अर्थ भी विस्तृत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सम है वह साथ या संयुक्त के रूप में प्रयोग होता है। और उदाहरण इसका संगच्छति, जब सम उपसर्ग गच्छति क्रिया के साथ तो संगच्छति शब्द बनता है, अर्थ होता है साथ में जाता है। सम उपसर्ग से क्रिया गच्छति का जो अर्थ है वह साथ जाना हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो नि उपसर्ग है, इसका भी प्रयोग उपसर्ग अव्यय के अंतर्गत किया जाता है। उदाहरण निर्गच्छति, उदाहरण के रूप में जो निर्गच्छति शब्द है तो निर्गच्छति का अर्थ है बाहर निकलता है। बाहर निकलने के अर्थ में निर्गच्छति का प्रयोग किया जाता है। गंगा हिमालयात निर्गच्छति, जो एक वाक्य है कि गंगा जो है वह हिमालय से निकलती है। तो जो नि उपसर्ग से क्रिया गच्छति का अर्थ बाहर जाना हो जाता है
गच्छति जाने की क्रिया है, उसमें नि उपसर्ग लगा है और इस प्रकार हम देखते हैं कि उसके अर्थ में परिवर्तन करने का कार्य करता है जो नि उपसर्ग है। और फिर इसके साथ हम अध्ययन करेंगे जो परि उपसर्ग है। तो परि उपसर्ग का भी प्रयोग उपसर्ग अव्यय के रूप में होता है और परि का जो अर्थ है वह है चारों ओर या पूर्ण रूप से। उदाहरण परिक्रमति, परिक्रमा ऐसा हम शब्द सुनते हैं। तो परिक्रमति यानी कि चारों ओर घूमता है। परि उपसर्ग से जो क्रिया क्रमति है उसका अर्थ चारों ओर घूमना ये हो जाता है और इसमें जो इसके अर्थ में परिवर्तन करने का कार्य करता है वह परि उपसर्ग करता है। परि उपसर्ग का जो अर्थ है वह चारों ओर या पूर्ण रूप से इस अर्थ में होता है। क्रमति क्रिया है और उसमें परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अर्थ हो जाता है चारों ओर घूमता है। इस प्रकार हम उपसर्ग अव्यय का देख रहे हैं, फिर अध्ययन कर रहे हैं। उपसर्गों के प्रयोग से शब्द निर्माण, यह भी हमारे इस अव्यय प्रकरण के अंतर्गत है। इसमें हम देखेंगे कि उपसर्गों का प्रयोग मुख्य रूप से नए शब्दों के निर्माण में किया जाता है। जब भी कोई नया शब्द बनाना होता है वहाँ पर उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग किसी क्रिया के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं और उससे नए शब्द का निर्माण होता है। उपसर्ग अव्यय के रूप में इसमें हम पढ़ रहे थे। तो देखे हैं हमने परि है, सम है, नी है, आ है, ऐसे उपसर्ग के शब्द हैं और इनका जहाँ भी प्रयोग किया गया है वहाँ पर किसी न किसी रूप में एक नए शब्द का, एक नए पद का निर्माण हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, इस संवाद सत्र में हमें देखेंगे कि जहाँ पर गच्छति क्रिया है, प्रति उपसर्ग लगा, प्रति गच्छति वापस जाने के अर्थ में उसका अर्थ बनता है। आ उपसर्ग लगा, गच्छति क्रिया है, आगच्छति ये पद आने के अर्थ में बना। अधि उपसर्ग लगा, गच्छति क्रिया का प्रयोग हुआ, अधिगच्छति अधिकार प्राप्त करने के अर्थ में। ऐसा हम देखते हैं उपसर्ग अव्यय के अंतर्गत इस प्रकरण में इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ये अगले संवाद सत्र में हम पुनः किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। स्वाध्यायः परमम्